चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग पिछले क्लास में परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ लिए थे। नहीं, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बाद अगला टॉपिक हम लोग देखें अगर तो हम लोग का इसमें आता है आयनन एंथैल्पी। नहीं, आयनन एंथैल्पी जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, तो इसके बारे में पहले से आप जानते हैं क्योंकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसके बारे में ध्यान रखना है आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो देखो तो आयनन एंथैल्पी क्या है। देखा जाए, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे आयोनाइजेशन। जैसे यहाँ एस लिखे हैं तो कहीं कहीं जेड भी लिखा रहता है, कहीं कहीं एस भी लिखा रहता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, या इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। या इसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो या आयोनाइजेशन एनर्जी हो तो शॉर्ट फॉर्म में आई लिखा जाता है। नहीं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो तो शॉर्ट फॉर्म में आईपी लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ऐसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो या एनर्जी हो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, तीनों बात सेम है, ध्यान रखना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा तरीका लिखा जाता है डेल्टा आई एच। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाने का तरीका है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को दर्शाने का तरीका है डेल्टा आई और एच। इस तरह से लिखा रहता है। चलो अब हिंदी भी समझ लीजिए। आयनन एंथैल्पी, नहीं आयनन ऊर्जा और आयनन विभव। बुझा रहा है, हिंदी लिखा जाएगा ना अपने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा नाम से ही इसके लग रहा है। नहीं, लिखा हुआ है आयन, तो आयन के बारे में तो पिछले ही क्लास में पढ़ रहे थे। नहीं, अब यहाँ पे आयन जो लिखा हुआ है, इस आयन का मेनली हमको समझना है मतलब केटायन। आयन का मेनली मतलब क्या समझना है? केटायन। ध्यान रखना है, ठीक है। और एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। बस में आप जो एनर्जी सप्लाई करते हो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड, ध्यान समझना है, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय परमाणु, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा प्रदान की जाती है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा प्रदान की जाती है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं या प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? समझने का बात है। हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि मान लो ये आपका नाभिक है और नाभिक के बाहर मान लो ये आपका कक्ष है। ठीक है, इस तरह से। अब हम जानते हैं कि मान लो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक का आकर्षण इस पर भी है, नाभिक का आकर्षण इस पर भी है ना जी? नहीं, तो यहां पर आकर्षण बल, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है, नहीं क्योंकि नाभिक पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज, तो प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ये कहा जाता है। नहीं, जिसका फॉर्मूला भी आप पढ़िएगा फिजिक्स में, ये आता है आगे चल के F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। नहीं, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। ठीक है, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में फॉर्मूला आप पढ़िएगा, यहाँ पर के का फिर मतलब बताया था 1/4πε0, फिर उसका भी वैल्यू होता है। नहीं, चलिए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोग को समझना ये था कि नाभिक पर प्लस साइन और इलेक्ट्रॉन पर माइनस साइन, तो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं।
ठीक है। अब इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है और हम कह रहे हैं क्या कि इस बाहरी कक्ष से इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। नहीं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने मर्जी से बाहर निकल जाएगा? नहीं, आपको ऊर्जा देना पड़ेगा। आप यहां पर ऊर्जा दीजिएगा तभी ये इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्ष के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बस में आ रहा है? ठीक है। अब ये परमाणु जो है, ये परमाणु कैसा होना चाहिए? गैसीय होना चाहिए। ये परमाणु उदासीन होना चाहिए। सही बात है भाई, परमाणु है तो उदासीन होगा। नहीं तो गैसीय होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, और ये परमाणु विलगित होना चाहिए। नहीं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो आइसोलेटेड होना चाहिए। बस में आ रहा है? तो आयनन ऊर्जा का परिभाषा कोई पूछता है तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि किसी भी गैसीय, उदासीन, विलगित परमाणु, देख रहे हैं, सब बात जोड़ दे रहे हैं, किसी भी गैसीय, उदासीन, विलगित परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं या प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। इतना में दिक्कत है? कह सकते हैं? नहीं। तो वही बात हम लोग को पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये बताया गया। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिएगा प्रीवियस वाले पेज में, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। नहीं, किसी भी उदासीन, विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। आयनन एंथैल्पी को डेल्टा आई एच से दर्शाया जाता है। इतना में किसको दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? आएगा, देखा जाए। यहां से कहा गया कि आयनन एंथैल्पी को आयनन विभव भी कहते हैं। नहीं, आयनन एंथैल्पी को आयनन विभव भी कहते हैं। ठीक है। तो आयनन विभव क्यों कहते हैं, इसको ध्यान रखना है, समझते हैं। देखो, जैसे मान लो एक डिस्चार्ज ट्यूब तुम ले लो, ये ले लिए, यहां पर प्लेट लगा दो और इस प्लेट को बैटरी से जोड़ दो। प्लस साइन, माइनस साइन, ऐसे जोड़ दिए, और इसमें क्या करो कि कुछ गैस डाल दो। ठीक है, कोई गैस आप इसमें डाल दिए। ये जो हम डॉट डॉट लिखे हैं क्या है? गैस है आपका, किसी आइटम का गैस है। मान लो अक्रिय गैस का ही कोई ले लिए, हीलियम का या नियॉन का किसी का ले लिए। नहीं तो ये आपका गैस है। ठीक है। इस प्लेट पर माइनस चार्ज क्योंकि निगेटिव प्लेट जुड़ा हुआ है, इस प्लेट पर प्लस चार्ज क्योंकि प्लस जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये गैस है, ये जो डॉट हम लिखे हैं, नहीं ये क्या है? गैस है। नहीं, मान लेते हैं कि नियोने है। कौन सा गैस है? नियोन गैस है। अच्छा, ये डॉट है, तो इसको बड़ा किए, नहीं इसको तो नहीं बड़ा किए, तो बड़ा किए तो में नाभिक होगा, कक्ष होगा, कक्ष में इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा? होगा। नहीं, चलो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। अब इस परमाणु के बारे में सोचो कि ये परमाणु यहां पे है, नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन है, जहां तहां है, इसको तुम प्लेट के बीच में रख दिए हो। इस प्लेट पर माइनस चार्ज है, इस प्लेट पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्ष में, इस इलेक्ट्रॉन पर इस प्लेट के द्वारा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। नहीं तो इस एटम के, ध्यान रखना है, अब इसका मान लो इसका पोटेंशियल बहुत लो है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है लो पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल, कम विभव, अब प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल। नहीं, ध्यान रखना है। तो इन दोनों प्लेट के बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न है कि नहीं? है ना भाई? अगर दोनों प्लेट का विभव सेम कर दें तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए जरूरी है कि एक लो पोटेंशियल पे हो और एक हाई पोटेंशियल पे हो। बात समझ में आ रहा है? तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, तभी फोर्स लगेगा किसी चीज पर, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं, इसका पोटेंशियल भी 5 कर दे, इसका भी 5 कर दे, यो 5 की ताकत से खींच रहा है, यो 5 की ताकत से खींच रहा है, कोनो फोर्स, नेट फोर्स 0। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो अब यहां पर सोचो कि इन दोनों प्लेट के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ?
विभवांतर उत्पन्न हुआ, एक लो पोटेंशियल पर एक हाई पोटेंशियल पर। मान लो इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 10 है, नहीं तो 10 - 2 8 वोल्ट का विभवांतर हो गया, होगा ना भाई? नहीं तो इन दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर उत्पन्न है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसपे माइनस चार्ज है, इस पर ये पॉजिटिव प्लेट वाला फोर्स लगाएगा, इसको इधर की तरफ बाहर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो सोचो कि इस परमाणु, गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इन दोनों प्लेटों के बीच में जितना विभवांतर उत्पन्न करते हैं, जितना विभव उत्पन्न करते हैं, उसी विभव को आयनन विभव कहते हैं। मेरा बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि हम यहाँ पे सिंपली सोचो कि यहाँ पर हम पोटेंशियल कर दिए 2 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल कर दिए मान लो 4 वोल्ट, नहीं ठीक है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट और यहाँ पे 4 वोल्ट, तो कितना का डिफरेंस होगा? 2 वोल्ट का। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर विभवांतर का मान तुम निकाले तो विभवांतर का मान कितना आएगा? 4 - 2 वोल्ट बराबर कितना आ गया? 2 वोल्ट। तो हम 2 वोल्ट पहले अप्लाई करके देखे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, यही यानी कि ये हमारा आयनन विभव का मान नहीं है। नहीं, अब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बस में एक बार पूरा हाई वोल्टेज नहीं बढ़ा देना है, बस में है, क्योंकि आपको एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना विभवांतर उत्पन्न करना है, दूसरा को निकालने में कितना उत्पन्न करना पड़ रहा है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अब आप क्या किए कि इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट ही रहने दिए और इसका पोटेंशियल कर दिए कुछ भी 5 वोल्ट, नहीं 4 से 5 वोल्ट कर दिए। नहीं, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलने लगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने लगा? निकलने लगा। तो अब विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ? 3 वोल्ट। तो यहां पर विभवांतर का वैल्यू 3 वोल्ट आ गया और इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। तो ये हमारा आईपी नहीं था, लेकिन अब ये क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करके भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, नहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके भी आप इलेक्ट्रॉन को परमाणु में से निकाल सकते हैं। नहीं तो जितना विभवांतर उत्पन्न करके किसी गैसीय विलगित परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, नहीं उस विभवांतर को भी आयनन विभव कहते हैं, अगर विभव के रूप में कहना है तो। बात समझ में आ रहा है? और अगर ऊर्जा के फॉर्म में कहना है कि नहीं हम एनर्जी देना चाहते हैं और एनर्जी के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, बस में आ रहा है, तो एनर्जी के फॉर्म में हम किसी भी गैसीय उदासीन विलगित परमाणु नहीं को अगर ऊर्जा देते हैं और उसके ऊर्जा देने से अगर बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, तो समझ जाइए कि वही ऊर्जा जो है वो उस परमाणु के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा है। बोलो इतना में दिक्कत है? तो अगर कोई कुछ पूछता है नहीं कि आयनन विभव क्या है, तो बता नहीं देंगे, सिंपल है, ध्यान रखना है। तो वही लिखा हुआ है इसमें, आयनन एंथैल्पी को आयनन विभव भी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी को आयनन विभव भी कहते हैं। क्या है? किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना न्यूनतम विभवांतर उत्पन्न किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसी न्यूनतम विभवांतर को क्या कहते हैं? उसी न्यूनतम विभवांतर को आयनन विभव कहा जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो बोलते चलेंगे, आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन मन में हो तो पूछते चलना है, ठीक है? तो हम लोग को ध्यान रखना है कि आयनन ऊर्जा के रूप में कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? किसी भी गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सिंपल। अगर कोई बोलता है कि आयनन ऊर्जा को आयनन विभव भी कहते हैं, तो हाँ कहते हैं। नहीं, एक और तरीका है जिससे गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। वो क्या तरीका है तो हम बताएंगे उसको। नहीं कि किसी भी गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना विभवांतर उत्पन्न करना पड़ता है, उसी विभवांतर को आयनन विभव कहते हैं या प्रथम आयनन विभव कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। तो यहां से आपको समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 14 में बोला कि आईपी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु पद का क्या महत्व है।
यानी आप ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं विलगित गैसीय परमाणु, आइसोलेटेड गैसियस एटम, विलगित गैसीय परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम। नहीं तो ये जो आप डिफिनीशन दे रहे हैं इसमें बार बार बोल रहे हैं विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु। अरे भाई इस विलगित गैसीय परमाणु का क्या मतलब है? सवाल ये पूछा जा रहा है, बोलिए। बैठ देखते हैं, देखा जाए। विलगित गैसीय परमाणु का मतलब क्या है समझना है। जैसे मान लो हमको सोडियम परमाणु का आयनन विभव निकालना है या आयनन ऊर्जा का मान निकालना है। किस परमाणु का? सोडियम परमाणु का। मान लेते हैं ये है हमारा सोडियम परमाणु का क्या निकालना है? आयनन ऊर्जा। आयनन आयनन ऊर्जा का मान निकालना है। मान लेते हैं सोडियम परमाणु के आयनन ऊर्जा का मान निकालना है, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगता है, यही ना ऊर्जा है। अच्छा, अब सोचते हैं कि सोडियम जो है ये किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। सोडियम ठोस अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखते हैं। नहीं, सोडियम किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। अच्छा, ठोस अवस्था में पाया जाता है तो ठोस अवस्था में जितने भी परमाणु होते हैं वो तो लगभग आपस में सटे हुए ही रहते हैं, नहीं रहते हैं क्या? ठोस अवस्था में परमाणु जो होते हैं आपस में क्या रहते हैं? सटे रहते हैं। नहीं, अब किसी एक परमाणु के मान लो इसका एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास भी नाभिक होगा, इसके पास भी नाभिक होगा, इसके पास भी नाभिक होगा, इसके पास भी नाभिक होगा। नहीं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं होगा? अब सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को इसका नाभिक पकड़े हुए है, साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन पर इसके नाभिक के द्वारा भी आकर्षण बल लगेगा। नहीं, यहां पर अगर नाभिक है तो इसका नाभिक जो है वो भी इसको आकर्षित करेगा, जो भी इसके बगल में होगा, और यहां पर नाभिक है तो ये भी तो इसको आकर्षित करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हमको सोडियम परमाणु का आयनन ऊर्जा निकालना है, यानी एक सोडियम परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना ऊर्जा लगता है वो निकालना है, तो हम सोडियम को पकड़े प्रकृति से तो मालूम चला अच्छा सोडियम ठोस अवस्था में है। नहीं, अब सोडियम साहब अगर ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में तो बहुत सारे परमाणु आपस में सटे रहते हैं। नहीं, अब बहुत सारे परमाणु आपस में सटे रहेंगे तो किसी एक परमाणु के अगर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो उस एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर बहुत सारे परमाणुओं के नाभिक का आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। साथ साथ ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ये सब थोड़े ना मुंह देख रहा होगा, ये सब विकर्षणों बल तो लगा रहा होगा, नहीं लग रहा हो क्या? नहीं, तो अगर आप किसी परमाणु को ठोस अवस्था में लेते हैं, नहीं तो उस परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर, नहीं उस परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि वही ज्यादा इंटरेक्ट करता है, नहीं तो उस इलेक्ट्रॉन पर बहुत सारे दूसरे अगल बगल के परमाणुओं का भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। बस में आ रहा है? अब आप लगे ऊर्जा देने, तो ऊर्जा दीजिएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं, लेकिन यहां पर जो ऊर्जा आप दीजिएगा क्या वो ऊर्जा आयनन ऊर्जा का एक्यूरेट मान होगा? नहीं, क्योंकि आप यहां जो ऊर्जा दीजिएगा उसमें कुछ ऊर्जा इस सोडियम को अलग करने में, यानी इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ने में कुछ खर्चा होने लगेगा। नहीं, ये ठोस अवस्था है तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगेगा, कुछ अवस्था बदलने में खर्च होने लगेगा। बस में आ रहा है? कुछ एटम को वाइब्रेट करेगा, बात समझ में आ रहा है? कुछ इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा, बस में आ रहा है? आप जब ऊर्जा दीजिएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा, लेकिन यहां पर आप इस अवस्था में जब किसी परमाणु को, किसी भी सॉलिड को जब ऊर्जा दीजिएगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आप जो ऊर्जा दिए मान लीजिए 100 जूल, तो क्या वो 100 जूल ऊर्जा क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही सिर्फ खर्च हुआ है कि और भी काम में खर्च हुआ है? और भी काम में खर्च हो गया। तो क्या वह एनर्जी एक्यूरेट आयनन ऊर्जा के मान को बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो ठोस अवस्था में निकालना गलत है। बस में रहे, द्रव अवस्था में आएंगे तो वहां भी यही कहानी है।
नहीं, द्रव अवस्था में भी परमाणु जो हैं थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, नहीं थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा दूरी बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा फैल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आकर्षण बल पूर्णतः खत्म हो जाएगा, आकर्षण बल लगता रहता है। तो द्रव्य अवस्था में भी एक परमाणु दूसरे परमाणु से कुछ ना कुछ आकर्षण विकर्षण दिखाते रहता है। बात समझ में आ रहा है? गैसीय अवस्था ही एक ऐसा अवस्था है जिस अवस्था में एक परमाणु दूसरे परमाणु से बहुत दूर हो जाता है, नहीं वहां पर एक परमाणु का दूसरे परमाणु पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन नगण्य प्रभाव पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है। मेरा बात दिमाग में जा रहा है? नहीं, तो गैसीय अवस्था में एक आपको अलग परमाणु, विलगित मतलब एक अलग परमाणु मिल सकता है, अकेला परमाणु, विलगित मतलब अलग अकेला परमाणु मिल सकता है। कौन से अवस्था में? गैसीय अवस्था में। अकेला परमाणु अलग परमाणु ठोस अवस्था में नहीं मिल सकता है, द्रव्य अवस्था में नहीं मिल सकता है, लेकिन गैसीय अवस्था में परमाणुओं के बीच में अंतरा आणविक दूरी बहुत ज्यादा होती है, उनके बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। आकर्षण बल कम होगा तो इसका मतलब एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन से प्रभावित नहीं होगा। तो इस केस में गैसीय अवस्था में परमाणु है, अब आप अगर किसी परमाणु को ऊर्जा देते हैं, नहीं तो अब अगर उस परमाणु से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, नहीं तो कितना ऊर्जा दिए ये मालूम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? चल पाएगा। मेरा बात कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया? तो गया तो क्वेश्चन लिख के लाना है, जा रहा है? नहीं, यहां पर क्वेश्चन है कि आईपी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु पद का क्या महत्व है। नहीं तो हम लोग क्या लिखना है? हम लोग को इसमें लिखना है, ध्यान सुन लीजिए, हम लोग क्या लिखना है कि ठोस अवस्था में या द्रव्य अवस्था में, नहीं एक परमाणु बहुत सारे दूसरे परमाणुओं के कांटेक्ट में, संपर्क में रहता है, जिसके कारण एक परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन बहुत सारे परमाणुओं के नाभिकों के द्वारा आकर्षित रहते हैं या बहुत सारे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के द्वारा विकर्षित रहते हैं। नहीं यानी उस परमाणु पर, उस परमाणु के, एक परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर दूसरे परमाणुओं का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में हम ऊर्जा प्रदान करते हैं तो यह ऊर्जा आईपी के एक्यूरेट मान को नहीं बता पाएगा, आईपी के एक्यूरेट मान को नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहां जो हम ऊर्जा खर्च करेंगे वो ऊर्जा, कुछ ऊर्जा परमाणुओं के बीच के आबंध को तोड़ने में खर्च हो जाएगी, परमाणुओं के अवस्था को बदलने में खर्च हो जाएगी, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी खर्च होगी। नहीं तो हम किस ऊर्जा को आईपी कहेंगे ये बताना असंभव हो जाता है। गैसीय अवस्था में ठोस अद्रव हो गया, अब क्या? गैसीय अवस्था। फिर हम गैसीय अवस्था की बात लिखेंगे। गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच में या परमाणुओं के बीच में अंतरा आणविक दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण परमाणुओं के बीच में अंतरा परमाणविक, हम आणविक बोल रहे हैं, अंतरा परमाणविक यानी परमाणु परमाणु, अंतरा परमाणविक आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन और नाभिक से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? इस कारण से अगर हमें आईपी का एक्यूरेट मान कैलकुलेट करना है तो परमाणु अकेला और गैसीय अवस्था में ही होना चाहिए। बुझाया? लिखा जाएगा ना? इसको ढंग से लिख के लाना है अपने लैंग्वेज में, बुझा रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? आपका जो क्वेश्चन था यही न था, अब बुझा गया कि बिलगित काहे ला सर बार बार बोल रहे हैं। चलिए, हाँ सर, काहे निकाल सकते हैं? धातु अधातु हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है। अब क्लोरीन Cl2 फॉर्म में प्रकृति में पाया जाता है, तो हमको पहले बॉन्ड एनर्जी देकर क्लोरीन या क्लोरीन परमाणु को अलग करना होगा। नहीं, अब जब एक क्लोरीन अलग तब उसके आईपी का मान निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, Cl2 फॉर्म में नहीं निकालेंगे, Cl फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, चलिए आ जाए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखा जाए, ये कुछ है नहीं, समझिए। यहां पर हम लोग अभी आईपी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आईपी के बारे में क्या पढ़े थोड़ा समझिए। तो यहां पर कोई गैसीय उदासीन विलगित परमाणु है, यही है वो ए, नहीं गैसीय भी है, उदासीन भी है और विलगित है, यानी बाकी परमाणु थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए अब ये जो परमाणु है
समझना है। ये जो परमाणु है इसी के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है। तो क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कौन सी में बदल जाएगा, ए प्लस गैसीय में बदलेगा नहीं। अब यहां पर जो ऊर्जा प्रदान की है इस गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, आईपी फर्स्ट, नहीं प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा, आईपी फर्स्ट कहिए चाहे आईई फर्स्ट कहिए, इतना में दिक्कत है नहीं। अच्छा देखिए, तो ये परमाणु जो है ये उदासीन है, ये जो है ए पर ए को प्लस आ गया तो एक जो होता है एक प्लस आया है तो एक को हम बोलते हैं मोनो, मोनो मतलब एक, वैलेंट, मोनोवैलेंट केटायन, इसको क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट केटायन। बस में आ रहा है, तो मोनो मतलब एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी, और केटायन मतलब धनायन। नहीं, एकल वैलेंस, वैलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी बोल सकते हैं, एकल संयोजी धनायन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, एक प्लस इस पे आ गया। ठीक है, अब चलो, तो अगर कोई पूछता है कि प्रथम आयनन ऊर्जा का परिभाषा क्या है तो हम तो बता चुके हो, नहीं बताए, नहीं। एक तरीका ऐसे भी बोल सकते थे, किसी भी गैसीय उदासीन विलगित परमाणु, किसी भी गैसीय विलगित उदासीन परमाणु को मोनोवैलेंट केटायन में बदलने के लिए, उदासीन परमाणु को मोनोवैलेंट केटायन में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करते हैं उसी न्यूनतम ऊर्जा को आईपी फर्स्ट कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, दिक्कत है इसमें। चलिए, अब सक्सेसिव का मतलब होता है इसके आगे वाला, यानी अब हमको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चलिए, ए प्लस गैसीय ले लिए, चलिए अब इसमें से फिर हमको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो फिर ऊर्जा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो अब ये जो ऊर्जा होगा वो कौन सा होगा, Ip2 होगा, और ये बदल कौन सी में जाएगा, A2 प्लस गैसीय। तो देखिए इस पर ए पर एक प्लस है, नहीं तो ये क्या है, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट केटायन, ये आपका है मोनोवैलेंट केटायन। इस पर दो को प्लस है तो डाईवैलेंट केटायन, ये क्या है हमारा, डाईवैलेंट केटायन। दिक्कत है। तो अगर हमसे नॉर्मली कोई पूछ दिया कि भाई सेकेंड आईपी का परिभाषा क्या है, तो इस रूप में जैसे हम अभी इसका परिभाषा वैसे इसका दे देंगे। नहीं, किसी भी गैसीय मोनोवैलेंट केटायन, किसी भी गैसीय मोनोवैलेंट केटायन को डाईवैलेंट गैसीय केटायन में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है उसी ऊर्जा को आईपी सेकेंड कहते हैं। बोलो, बुझाया? बहुत गधा को पीछे नहीं बुझा रहा है, का नहीं बुझा रहा है तुम लोग को, है तो सब मरा हुआ पड़ा हुआ है, सब बुझा रहा है। तो आगे वाला कुछ बोल रहा है कि यस सर, पीछे वाला सब बुझा रहा है, का ने का कर रहे हैं, नहीं कहीं ने का निकाल रहे हैं, कहीं ने का बना रहे हैं, इसमें दिक्कत है, ये सब ध्यान रखना है। तो हाँ सर, बिल्कुल। तो प्रथम आयनन के लिए ना उदासीन गैसीय परमाणु है। अब ये द्वितीय परिभाषित कर रहे हैं, तो द्वितीय के लिए क्या आएगा, अब धनायने में से निकालिएगा, बस में आ रहा है, मोनोवैलेंट केटायन में से, ध्यान रखना है, दिक्कत है। बैठिए, अब Ip3 हमको निकालना है, नहीं तो Ip3 के लिए अब इलेक्ट्रॉन किससे निकालना पड़ेगा, A2 प्लस से, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो A2 प्लस गैसीय, नहीं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो फिर ऊर्जा देना पड़ेगा और ये बदल जाएगा A3 प्लस गैसीय। तो यहां पर जो ऊर्जा प्रदान करेंगे उसे क्या कहेंगे, Ip3। ये देखो 2 प्लस है तो ये डाईवैलेंट है, ये तुम्हारा है डाईवैलेंट केटायन, ध्यान रखना है। और ये तुम्हारा है ट्राई, 3 गो आ गया तो ट्राईवैलेंट केटायन, ये क्या हो गया, ट्राईवैलेंट केटायन। तो डाईवैलेंट केटायन को ट्राईवैलेंट केटायन में बदलने के लिए, नहीं जितनी न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करते हैं उसी ऊर्जा क्या कहते हैं, Ip। अब सब में खाली गैसीय गैसीय लगाए चलिएगा, बस में रहा है, लेकिन परमाणु मत लगाइएगा क्योंकि अब ये परमाणु नहीं रहा, अब ये क्या रहा, आयन, बस में रहा है, ठीक है। तो डाईवैलेंट गैसीय केटायन को ट्राईवैलेंट गैसीय केटायन में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करते हैं उसी ऊर्जा क्या कहेंगे, Ip3।
वैसे ही IP4 होगा, वैसे IP5 होगा। कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। तो यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, ये सब क्या है? सक्सेसिव IP नहीं है। ऐसा कहीं होता है आपके घर में एक बार चोरी होगा? नहीं। एक बार आपके घर में चोरी करना पहली बार में आसान होगा। जैसे मान लीजिए घर में कभी चोरी नहीं हुआ है, आपके घर में कभी चोरी नहीं हुआ है, तो आप निफिकिर तो सुतते हैं नहीं। आज चोर आया, अच्छा बड़ी निफिकिर सुतता है, बड़ा पैसा वाला है, गया और आपके घर से चोरी कर लिया। अब एक बार चोरी कर लेगा चोर, तो आप जो थे पहले जितना निफिकिर सुतते थे फिर उतना ही निफिकिर सुतिएगा नहीं। सतर्क हो जाइएगा, सब झिटकिली कमारी चेक करके बनिएगा नहीं। तनी एक्स्ट्रा उस सब में करेंट ट्रेन का व्यवस्था कर दीजिएगा। करिएगा कि नहीं कीजिएगा? व्यवस्था पूरा टाइट कर दीजिएगा। तो चोर भी अब समझता है कि ना पहली बार चोरी करना आसान था, दूसरी बार चोरी करना मुश्किल है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है नहीं, लेकिन अब दूसरा निकालने जाइएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तीसरा निकाल जाएगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने को, किसी भी परमाणु में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे ज्यादा ऊर्जा, तीसरा निकालने के लिए उससे भी ज्यादा। यानी सबसे कम किसका होता है? IP1 का मान सबसे कम, IP2 का मान उससे ज्यादा, IP3 का मान सबसे ज्यादा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा कहीं होता है? कभी भी देखिए, कभी भी किसी भी चोर का इतना औकात नहीं है नहीं कि आपका पूरा घर साफ कर सके। हो सकता है नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं सारा संपत्ति है। बस में आ रहा है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक समझिए कि कोई संपत्ति नहीं है, आपका शरीर ही सबसे बड़ा संपत्ति है। बस में आ रहा है, आप ठीक हैं फिर बना लीजिएगा, फिर रुपया उठा दीजिएगा। बस में आ रहा है, कुछ चोरी हो गया, कुछ भुला हो गया, इससे आपका कुछ जाता होता नहीं है नहीं। कुछ लोग 20 साल की उम्र से कमाना शुरू करते हैं, कुछ लोग 30 साल से कमाना शुरू करते हैं, कुछ लोग 35 साल से भी कमा के करोड़पति बन जाते हैं। तो आपका शरीर है, आप ठीक हैं, दिमाग फुल है नहीं, तो कहीं रुपया कमा लीजिएगा। इसलिए उसका टेंशन नहीं है कि क्या चोरी हो गया, क्या भुला गया, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिए, अफसोस होता है, थोड़ा दुख होता है, लेकिन इग्नोर कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। नहीं तो ऐसा कभी मौका आए बाई चांस, मान लीजिए नहीं कि आप कहीं जा रहे हो, 3-4 को आपको मिल के घेर लिया, सब बस में रहे, चाकू को निकाल दिया, बोला कि सामान दे दीजिए, फटाफट सामान दे दीजिए। हीरो मत बनिए, बस में रहे, क्योंकि वो फिल्मों में होता है, कोई एक फैट मारा उड़िया कोई उतना दूर फेंका गया। ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है। बस में रहे, 2 आदमी अगर मिल जाए, आप कितनों बरियार हैं, आप हाँफ जाइएगा, आपको पीट के बर्बाद कर देगा नहीं। इसलिए ज्यादा बरियारी नहीं दिखाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे ही भाई घेरे चुपचाप, हाँ भाई सब ले लो, दे छोड़ दो, दे छूट गया सब ठीक है, बस में रहे। नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे। चलिए देखा जाए, तो जो बात हम लोग बोल रहे थे उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान समझो। किसी भी परमाणु के लिए IP1 का मान सबसे कम होता है, IP2 का मान उससे ज्यादा होता है, IP3 का मान उससे ज्यादा होता है, सेम ये बढ़ता जाएगा, यानी IP4 का मान उससे भी ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो कंसीडर भी कर सकते हो, जैसे मान लो सोडियम का ही केस ले लो। सोडियम परमाणु संख्या 11, कॉन्फ़िगरेशन ले लो, यही है। सोडियम परमाणु का फोटो बनाओ, 3 कक्ष, यही है ना? नहीं, इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, उसके बाद वाले में 6 और 2 8, और इसमें आपका 2, यही इलेक्ट्रॉन है आपका अरेंज, ठीक है। अब आप कुछ ऊर्जा प्रदान किए और इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है आपका बाहर निकल गया, तो अब ये सोडियम बदल गया Na+ में। अब यानी इलेक्ट्रॉन निकला कहां से? 3s से, तो ये 3s इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब ये कक्ष खत्म। अब Na+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 2p6। अब सोचो इसका फोटो बनाए तो इसके पास 1 और 1 2 कक्ष नहीं, इसके पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो देखो, तो पहले कक्ष की संख्या ज्यादा थी, तो समझो नाभिक और बाहरी कक्ष के बीच की दूरी क्या थी? ज्यादा। तो अगर दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल क्या होगा? कम। और अगर आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बाहर आसान
नहीं, यानी यहां पर ज्यादा ऊर्जा की कम ऊर्जा, कम ऊर्जा देना पड़ेगा। नहीं तो एक बार इसके घर में चोरी हो गया, नहीं जैसे ही चोरी हुआ अभी सिकुड़ गया, छोटा हो गया। नहीं, नाभिक और कक्षों के बीच की दूरी कम हो गई, दूरी कम तो आकर्षण ज्यादा, क्या होगा, आकर्षण ज्यादा, ध्यान रखना है। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन, 8 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो यहाँ पे ऊर्जा कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ऊर्जा हम लोग को ज्यादा देना पड़ेगा, ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में आपको ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा। यहां पर जो आप इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये ऊर्जा IP1 कहलाएगा, ये जो आप निकाले वो IP2 कहलाएगा। तो इस केस में IP2 का मान ज्यादा होगा, IP1 का मान कम होगा। ऐसे भी समझते हैं, ऐसे भी हम लोग को बताया रहता है कि देखो नाभिक जो है सोडियम के पास, इसके पास प्रोटॉन कएगो, इस केस में इलेक्ट्रॉन कएगो, 11। तो यहां पर 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अभी खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? अच्छा, यहां पर आ जाओगे तो यहां पर 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कएगो हो गया, 10 गो। तो अब देखो तो 11 गो प्रोटॉन मिलके 10 गो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहां पर आकर्षण ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा हुआ। यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जो नेट आकर्षण बल है उसका वैल्यू इसके सापेक्ष में यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर यहां पे आकर्षण बल बाबू ज्यादा होगा, नहीं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या ज्यादा ऊर्जा नहीं देना पड़ेगा? ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। नहीं तो यहां पर आईपी का वैल्यू इसके आईपी से यहां पर आईपी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां पे आईपी का वैल्यू कम होगा। इसमें दिक्कत है? तो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? नहीं तो कोई भी पूछता है कि भाई एक परमाणु दिया गया, तो एक परमाणु के लिए प्रथम आईपी, द्वितीय आईपी, तृतीय आईपी, चतुर्थ आईपी, 4 गो आईपी का मान दिया हुआ है। तो बताओ सबसे ज्यादा किसके आईपी का मान होगा? IP4, ध्यान रखना है। फर्स्ट आईपी का मान सबसे कम, सेकेंड आईपी का मान उससे ज्यादा, थर्ड आईपी का मान उससे ज्यादा, फोर्थ आईपी का मान उससे ज्यादा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे आईपी का जो वैल्यू होगा बढ़ता जाएगा। क्योंकि सोडियम में से ही आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नहीं तो सोडियम के पास अभी 10 इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन कय गो बच जाएगा? 9 गो इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, 11 प्लस। नहीं तो अब 11 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन को बाबू खींचेगा, तो यहाँ पे तो आकर्षण बल और बढ़ गया। नहीं, इसका अपने इलेक्ट्रॉन पर पकड़ और बढ़ गया, तो पकड़ बढ़ गया तो अब क्या इससे इलेक्ट्रॉन को छीनना आसान होगा? नहीं होगा, ये स्ट्रांग हो गया, अब बहुत ज्यादा आकर्षण बल हो जाएगा। दिक्कत है इसमें? चलो, तो यहां से आप ये बात समझ गए। तो जस्ट एक एग्जांपल के माध्यम से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख दिया हुआ है। नहीं, जैसे देखो तो लिथियम है, अगर लिथियम के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो क्या बनेगा? Li+। ये आईपी फर्स्ट का मान है, कितना दिया हुआ है? 520। यानी लिथियम उदासीन है, गैसीय है, इसके बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो पहली बार ऊर्जा देनी पड़ती है, कितना देनी पड़ती है? सोचिए, चोर को कितना कम ऊर्जा खर्चा करना पड़ा। नहीं, 520 किलो जूल में अपना काम चला लिया। बस में आ रहा है। यहां पर आइए, अब Li+ हो गया, लिथियम कौन सी बदल गया? Li+। अब Li+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। नहीं तो Li+ में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना ऊर्जा हो गया? 7297 किलो जूल पर मोल। तो क्या लगता है? 500। आई कितना है? समझ रहे हैं? एक के बार में कितना सतर्क हो गया? नहीं हुआ, एक ही बार में कितना सतर्क हो गया? 500 सीधे 7000। अब वैसा ही चोर चोरी कर पाएगा? नहीं, ये चिरकुट चोर था जो चोरी किया। नहीं, अब जो चोर चाहिए वो हाईटेक चोर चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं 7297, दुगना तिगुना बहुत ज्यादा बढ़ गया। बस में आ रहा है? यहां पर आइए, नीचे आइए। अब लिथियम प्लस Li2+ में बदल गया। अब Li2+ को Li3+ में बदलना है, तो ऊर्जा का मान देखिए, 11810। नहीं तो इसके से ही बहुत बढ़ गया भाई। तो ये क्या दिखा रहा है? IP1 का मान सबसे कम, IP2 का मान उससे ज्यादा, और IP3 का मान उससे भी ज्यादा। नहीं तो ये बात फैक्ट है। दिक्कत है? लिथियम में इलेक्ट्रॉन कएगो? तो 3 गो से बेसी नहीं निकलेगा, बुझा रहे हैं ना? तो लिथियम के लिए IP1, IP2 और IP3, IP4 भी मत परिभाषित करने लगिएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका IP4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, यहां से हम लोग एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो पहले भी एटॉमिक में बताए हुए हैं, फिर भी आप देख लो। अगर ए कोई परमाणु है, गैसीय अवस्था में है, ठीक है, अब ये गैसीय अवस्था में है तो है, क्या किया जाए? नहीं, अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है बाबू। कितना इलेक्ट्रॉन को? 3 इलेक्ट्रॉन को। तो हम लोग को जो ऊर्जा देना पड़ेगा वो IP3 होगा।
और ये बदल जाएगा A3 प्लस गैसीय। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को भी? बारी बारी से बोल, जिसको बोलना है वो हाथ उठाएंगे कि सर हम कुछ बोलना चाहते हैं, ये लिखना सही है, गलत है, या ऐसा कुछ है। हाँ बोलिए। मान लीजिए कि 3 गो निकाल दिए तो टोटल ऊर्जा हम लोग को IP3 लगेगा ना जी? इतना में दिक्कत नहीं ना आपको? चलिए। हाँ सर, एक बार में तीनों नहीं निकल सकता है, लेकिन मान लीजिए कि हम एनर्जी ज्यादा दे के निकाल दिए, और निकाल के तो जो ऊर्जा लगेगा वो IP3 लगेगा कि नहीं लगेगा? तीनों का सम लगेगा, यही पूछना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। ये IP3 लिखना गलत है, बस में आ रहा है। यहां पर हम लोग लिखेंगे तो IP1 प्लस IP2 प्लस IP3, वो लिखना सही होगा, तीनों को जोड़कर। क्योंकि देखो अभी आप पढ़े कि एक गैसीय में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो A प्लस में बदलता है, ठीक है, और उस समय जो ऊर्जा देते हैं उसे क्या कहते हैं? IP फर्स्ट। फिर A प्लस लिखते हैं, ध्यान से देखो, A प्लस गैसीय लिखते हैं, फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तब जाके यहां जो ऊर्जा होता है वो IP2 होता है, और यहां पर आता है A2 प्लस गैसीय। आता है कि नहीं आता है? ठीक है। अब तुम जब यहां लिखते हो तो A2 प्लस गैसीय लिखते हो, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, और अब ये होता है IP3। होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर क्या आया? A3 प्लस गैसीय। होता है कि नहीं होता है? तो अगर IP3 लिखना है तो समीकरण ये वाला होना चाहिए, तब यहां पर तीर पर IP3 लिखना सही है। तो इस समीकरण को इस समीकरण को तनी मैच करो तो सेम है। ये एक गैसीय है, यहाँ A2 प्लस गैसीय है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। नहीं, A3 प्लस गैसीय खाली एक को मैच कर रहा है, बाकी कोनो मैच नहीं कर रहा है। तो IP3 का मतलब ऐसा नहीं होता है कि उदासीन गैसीय परमाणु में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसे IP3 बोलते हैं, ये बोलना गलत है। नहीं, डाईवैलेंट केटायन, IP3 का मतलब है डाईवैलेंट केटायन को ट्राईवैलेंट केटायन में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करते हैं, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? IP3 कहते हैं। नहीं तो क्या हम जो ये परिभाषा बोल रहे हैं वो परिभाषा इस समीकरण पर लागू होगा? नहीं लागू होगा। तो नहीं लागू होगा तो ये इक्वेशन क्या है? गलत है। बस में आ रहा है। अब इन तीनों को जोड़िए, ये जो तीनों समीकरण आप लिखे इन तीनों को जोड़िए। नहीं तो जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर A प्लस है तीर के इधर, इधर A प्लस है तीर के उधर, तो तीर के इधर और उधर कट गया। यहां देखिए A2 प्लस है, यहां A2 प्लस है, कट गया। तीर के इधर क्या बच गया? एक गैसीय। देखिए मैच करने लगा, हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कई गो? -3 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैच कर रहा है। चलिए अब इनको भी तो जोड़िएगा, IP1 IP2 प्लस IP3 होगा। इधर क्या बचा? A3 प्लस गैसीय बचा। तो देखिए सब समीकरण में मैच कर रहा है, ए गैसीय, माइनस माइनस, 3 3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, A3 प्लस गैसीय। मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? कहाँ नहीं मैच कर रहा है? यहां IP3 लिखना गलत है, यहां पे IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 लिखना दिक्कत है। तो ये केयर करना होगा। अब ऐसा नहीं कि सर कोई दिया फटाक दे, देखो बाबू एक गैसीय में से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकालना है, A2 प्लस हो गया, तो देखो बाबू A2 प्लस हुआ तो यहाँ पे IP2 ऊर्जा लगेगा ना? गलत है। यहां पर क्या लिखेंगे? IP1 प्लस IP2, ये लिखना सही है। परेशानी है? परेशानी है तो यस सर, सब कॉन्सेप्ट समझिए कि बोलना है। नहीं परेशानी है तो यस सर मत कहिए, खाली परेशानी है ये है। बोलिए, इसमें दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े ना हम लोग। चलिए, तो ये हम लोग को थोड़ा सा बताया गया। अगले पॉइंट पे है। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है आयनन एंथैल्पी एक उष्माशोषी प्रक्रिया है। सही बात है भाई। प्रक्रियाएं में अगर देखा जाए हीट के आधार पर तो प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है। एक प्रक्रिया ऐसा होता है जिसमें ऊर्जा देना पड़ता है, तो जिस प्रक्रिया में ऊर्जा देना पड़ता है उसे उष्माशोषी प्रक्रिया कहते हैं। नहीं, ऐसे ही बोलना बड़ा गलत है, नहीं लेकिन हम बोल देते हैं। और जिस प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी प्रक्रिया। ठीक है।
अच्छा ये बताइए, हमको एक गिलास में पेट्रोल दिया हुआ है, एक गिलास में क्या दिया हुआ है, पेट्रोल दिया हुआ है। माचिस लिए, जलाए, नहीं माचिस पेट्रोल जलाने के लिए रहे हैं, सिगरेट जलाने के लिए नहीं, नहीं दिमाग में होता है माचिस जलाए समझिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माचिस जलाए नहीं, और जो पेट्रोल था उस पेट्रोल को हम लोग जला दिए उस माचिस से, नहीं उसमें डाल दिए, तो आग लगेगा नहीं लगेगा। तो पेट्रोल का जलना जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक की, यानी ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है। लेकिन ऊर्जा तो यहां दे रहे हैं, ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, बिना ऊर्जा दिए हुए पेट्रोल जल जाएगा, नहीं जलेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं इस तरह से कि अगर किसी प्रक्रिया में आप ऊर्जा देते हैं, जैसे मान लो आप पेट्रोल जलाने के लिए 10 जूल ऊर्जा सप्लाई किए, ठीक है, और पेट्रोल जलने के बाद आपको 100 जूल ऊर्जा फेंक दिया, कितना फेंक दिया, 100 जूल, तो आप दिए कितना, 10 जूल। माचिस से जलाए नहीं, और जलने के बाद पेट्रोल भी 10 जूल देता है कि पूरा विस्फोट करता है, पूरा विस्फोटक टाइप का नहीं देता है। तो आप दिए 10 जूल, आप फेंका कितना, तो एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी। बस में आ रहा है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप जितना ऊर्जा देते हैं, अगर वो प्रक्रिया आपको उससे ज्यादा ऊर्जा फेंकने लगे तो वो प्रक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। और ऊष्माशोषी का मतलब हुआ कि अगर किसी प्रक्रिया में हम ऊर्जा दे दिए 50 जूल, नहीं, और जब लौटाने की बारी आई तो वो दे रहा है 10 जूल, यानी कि 50 जूल में से 50 जूल ऊर्जा दिए, आज लौटाया 10 जूल, तो 40 जूल खा गया, नहीं अवशोषित कर गया 40 जूल। इसका मतलब क्या है, ऊष्माशोषी, यानी ऊष्माक्षेपी हो भाई चाहे ऊष्माशोषी हो, ऊर्जा दोनों केस में देते हैं, नहीं, लेकिन लौटाता कौन कितना है उस पर डिपेंड करता है। बस में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग कहते हैं कि आप लोग अभी क्या है, ऊष्माशोषी। देखिए वो गधा सो रहा है, मारेंगे गाल में ना, दिमाग होश में आ जाएगा। जाइए, क्लास में सोना नहीं है, बस में आ रहा है। हम कितनी बार बोले हैं, क्लास में जागे रहना है, क्या करना है, जागे रहना है क्लास में। पहला चीज, क्लास में मुस्कुराते रहना है, बस में आ रहा है, ठीक है। समझ में आए तो अपने आप मुस्कुराहट आएगी, नहीं समझ में आए तो भी मुस्कुराते रहना है, हम पहले ही बोले हैं। बस में आ रहा है, क्योंकि हमको ऐसा फील होना चाहिए कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरा बात समझा रहा है ना, हमको हमेशा ऐसा लगना चाहिए, हमको गुड फीलिंग मिलना चाहिए। तो हमको गुड फीलिंग मिलता रहेगा तो हम अच्छा पढ़ाते रहेंगे। बस में आ रहा है। हाँ, आपको नहीं समझ में आता है तो आपके पास ऑप्शन है, हाथ उठाइए पूछिए। बस में आ रहा है। अगर पूछने का स्ट्रेंथ नहीं है कि ना हम नहीं पूछ सकते हैं, हमारे अंदर वो औकात नहीं है पूछने का, नहीं, तो सोइए मत, मुंह मत बनाइए, मुंह बनाने से भी गुस्सा आता है। मुंह बना लिए, कहने क्या पढ़ा रहा है नहीं, भले अंदर सोचते रहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, अंदर अंदर सोचते रहिए, क्योंकि अंदर तो झांक के हम देख नहीं सकते हैं, तो अंदर ही अंदर सोचते रहिए मेरे बारे में, एकदम घटिया पढ़ा रहा है, नहीं कहीं ने कहाँ का टीचर है, इसे कुछ भी सोचते रहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाहरी बाहरी में रहते हैं, क्या बात है, तो ऐसा फीलिंग हम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये सब ध्यान रखना होगा, नहीं क्योंकि टीचर को फीलिंग अच्छा है ना, तो टीचर ठीक ठीक पढ़ाएगा। ऐसे जहां भी डिस्कशन करने का मन करे, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, उसके लिए फ्री है। चलिए, आयनन एंथैल्पी एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ रही है, नहीं, तो अगर किसी प्रक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पर ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो कोई पूछता है कि आयनन एंथैल्पी की ये जो प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माशोषी है। बता सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से बता सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यूनिट ऑफ आईपी लिखा है, नहीं, तो आप जानते हो आईपी, तो आईपी क्या है? ऊर्जा, नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करते हैं उसी को तो आईपी कहते हैं। तो ऊर्जा का जो इकाई होता है वही इसका भी इकाई होगा, तो बता आईपी का इकाई क्या होगा? तो आईपी का इकाई, ऊर्जा का इकाई याद है, हम लोग एटॉमिक्स में पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं, जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, पढ़ते हैं कि नहीं? तो सेम कोई पूछता है कि आईपी का यूनिट क्या होगा, आईपी को किस इकाई मापा जाएगा? तो आईपी एक प्रकार का ऊर्जा है भाई, तो इसकी इकाई ऊर्जा की इकाई की तरह ही होगी, ध्यान रखना है, नहीं, यानी इसकी ऊर्जा, इसकी इकाई क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, यही सब ऊर्जा। दिक्कत है तो वही सब हम लोग को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी, किलो जूल पर मोल, यही सब हम लोग का होता है, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी कभी पूछ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें।
कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। नहीं तो सोचो, हम लोग अभी थोड़ा पहले बताए थे कि हम लोग दो प्लेट लिए थे और उसके बीच में कोई गैसीय आइटम रख दिए थे। नहीं तो एक विभवांतर उत्पन्न कर रहे थे, नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा था, निकल रहा था कि नहीं। तो यानी विभवांतर उत्पन्न करने पर भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, नहीं, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा क्या करती है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहे आकर्षण बल को तोड़ देती है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो हमेशा एक आकर्षण बल लगते रहता है। नहीं तो जब तक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऊर्जा कहीं से नहीं मिलेगा या एक्स्ट्रा खिंचाव कहीं से नहीं मिलेगा, क्या वो बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना, जब भी कोई बोलता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई बोलता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी अच्छा एक वोल्ट अगर हम विभवांतर उत्पन्न करें, देख रहे थे हम लोग वहां पर यूज कर रहे थे, 2 लिए थे 4 लिए थे, तो विभवांतर कितना आ रहा था? 2 वोल्ट। नहीं हम एक जगह किए 2 लिए, एक जगह 5 ले लिए तो 3 आ रहा था। नहीं अब समझो कि विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट। कितना हो जाए? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट विभवांतर के कारण एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकले चाहे मत निकले 1 वोल्ट पर, नहीं, लेकिन 1 वोल्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को कुछ तो ऊर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, कुछ ना कुछ तो खिंचाव वो महसूस करेगा। नहीं 1 वोल्ट पर मान लीजिए नहीं निकलेगा, 2 वोल्ट पर निकलेगा, 3 वोल्ट पर निकलेगा, लेकिन 1 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन के पास, 1 वोल्ट विभवांतर के कारण एक इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ऊर्जा उपस्थित होती है उसी ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आएगा? सोचो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना है भाई तो 1 इलेक्ट्रॉन गुना 1 वोल्ट, नहीं तबे ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। नहीं तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन के पास 1 वोल्ट विभवांतर के कारण जितनी ऊर्जा उपस्थित रहेगी उसी ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। कुछ बुझाया कि नहीं? ये सब याद करना है, बात समझ में आ रहा है? ये सब चीज को ना एकदम कॉन्सेप्ट वाइज याद कीजिए पूरा। बस में रहा है कि आपसे जब कोई पूछे तो आप ढंग से उसको बता पाए, ठीक है? अगर कहीं डिफिकल्टी हो रहा है समझने में तो पूछिए, बस में रहा है, कहीं डिफिकल्टी हो रहा है तो उसको पूछिए, अंदर दबा कर मत रखिए, क्या पूछे छोड़ो, काम चलिए रहा है, काम चलने लायक समझ गए हैं, नहीं ठीक है? तो कहीं भी अगर मन में कंफ्यूजन तो क्वेश्चन पूछना है, इतना में दिक्कत है, ठीक है? चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। पानी पीने वाले लोग जो होते हैं ना उनको वैसे भी समझ में नहीं आता है, क्लास के बीच में पानी पीना गलत है।